बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मीठा और नमकीन। आज मैं एक और नए केक की रेसिपी लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। इंतहाई आसान तरीके से हम इस केक को बनाएंगे, जिनमें कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और बेकरी की तरह आपके पास एक लाजवाब केक की रेसिपी आ जाएगी। उसके लिए मैंने एक बड़े बोल के अंदर कोल्ड विपिंग क्रीम ले ली थी। याद रहे कि ये विपिंग क्रीम होती है, कुकिंग क्रीम नहीं। इसे मैंने इतना बीटर से बीट किया है कि जब तक ये स्टिफ फॉर्म में ना आ जाए, और इस शक्ल में वही क्रीम आ सकती है जो विपिंग हो। कुकिंग क्रीम को आप जितना भी बीट करें तो एक स्टेज ऐसी आती तो ज़रूर है कि वो इस फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ मैंने इसके अंदर मेल्टेड पिघली हुई चॉकलेट डाली है। आप चाहें तो अगर आपके पास पिघली हुई चॉकलेट नहीं है तो उसकी जगह आप चोको चिप्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स मेल्ट करके। अच्छा, यहाँ मैंने चॉकलेट मेल्ट की हुई उसके अंदर डाल दी है और उसे बीट कर रही हूँ। जब मैं ये इस रेसिपी को बना रही थी तो उस टाइम मेरी चॉकलेट जो थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। यानी अगर नीम गर्म फॉर्म में हो तो आप तब मिक्स कीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट जल्दी से जमना शुरू हो जाती है। और यहाँ मैं इसे क्लिंग फॉर्म से ढककर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। दूसरे बोल के अंदर मैंने 3 अंडे की सफ़ेदियाँ ली, नॉर्मल अंडे की सफ़ेदियाँ ली, और उनको मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। इतना बीट करना है कि ये फॉर्मी शेप में आ जाए। इसको बीट आपने अच्छे से करना है। याद रहे, जब आप अंडों की सफ़ेदियों को जब भी बीट करें किसी भी रेसिपी के लिए, तो बीटर आपका खुश्क होना चाहिए। यहाँ टोटल जो मैंने चीनी ली है वो 1 कप ली है। 2 कप मैदे के साथ मैंने 1 कप चीनी ली है, पिसी हुई चीनी ली है। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप कर सकते हैं। वैसे 1 कप नॉर्मली जो इस केक की रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पिसी हुई चीनी को शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दानेदार चीनी हो तो उसको पहले आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, ताकि आपका प्रोसीजर आसान भी हो और इजी भी हो आपके लिए। अंडों की सफ़ेदियों के साथ मैं पिसी हुई चीनी को बीट करती जा रही हूँ, और आपने इसे बिल्कुल इस तरीके से बीट करना है जिस तरह ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और जो अंडे की सफ़ेदियाँ थीं उनकी जो जर्दियों को मैंने अलग कर लिया था पहले से ही, और अब इस स्टेज पे मैं एक एक जर्दी को शामिल करके उसे बीट करती जा रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल प्रोसीजर को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। जब ये सारी की सारी जर्दियाँ मिक्स हो जाएं, आपने इन्हें बीटर के ही इस्तेमाल से आपने इन्हें बीट करना है। यहाँ इस स्टेज पे मैं वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। इस तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इस स्टेज पे आपने जो है वो जो बैटर है आपका केक का, उसको बहुत अच्छे से बीट करना है। जितना अच्छा आप इस स्टेज पर केक के मिक्सचर को बीट करेंगे वो उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। जब आप इस स्टेज पे अच्छे से इसे बीट कर लें तो उसके बाद जितने भी खुश्क अज़्ज़ा हैं हमारे, जिनमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो सारे हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे। ये मैंने एक बोल के अंदर खुश्क मैदा, कोको पाउडर, और इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया था, और इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता बैचेस में आहिस्ता आहिस्ता करके डालूँगी, और इसे मैं कट एंड फोल्ड वाले प्रोसीजर से मिक्स करूँगी। यानी जो आपके हाथ में जो स्पैचुला है, आप चाहें तो किसी स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं, एक स्पैचुला से, और वरना आप इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। बेकरीज़ के अंदर जो है वो इस मिक्सचर को हाथों से फ़ोल्ड किया जाता है, क्योंकि उससे रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क आता है। यह हमारे पास स्पैचुला था, हमने स्पैचुला से मिक्स किया है। और यहाँ आपने अपने केक की कंसिस्टेंसी देखनी है। यानी जब आपको लगे कि केक का बैटर बहुत ही थिक है तो आप उस स्टेज पर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने दूध इस्तेमाल किया है, लिक्विड दूध इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैंने खुश्क अज़्ज़ा जो मैंने जिसका बैच पहले मैंने आधा डाला था और उसका बचा हुआ बैच मैंने अभी डाला है, और इसे अगेन कट एंड फोल्ड करेंगे, यानी दो यूँ इसे मिक्स करेंगे। और याद रहे कि आपने एक ही स्टाइल में इसको स्पैचुला को चलाना है। आपने इसे बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करना है, इतना भी ओवर फोल्ड नहीं करना। आपने इस हद तक इसे फ़ोल्ड करना है कि इसके जो लम्ब्स हैं, गुठलियाँ हैं,
अव्वल तो गुठलियाँ बननी नहीं चाहिए, और अगर बन गई हैं तो आप स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। यहाँ आप मिक्सचर को देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी और बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर हमारे पास तैयार हुआ है। यहाँ मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि आपका मिक्सचर इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास जो मोल्ड है वो मैंने नॉर्मली चीज़ केक के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मैंने इस मोल्ड में इस बार मैंने केक को ट्राई किया है। मैंने बैटर इसके अंदर डाल दिया है। जब भी आप बैटर को केक मोल्ड के अंदर, किसी भी केक मोल्ड के अंदर डालें, तो हमेशा आप जो मोल्ड है उसको हाफ़ रखें, यानी आधी उसमें जगह होनी चाहिए ताकि केक को फूलने में आसानी हो। यहाँ मैंने अवन नहीं बल्कि पतीले का इस्तेमाल किया, और नॉर्मली बेकिंग मैं पतीले में ही करती हूँ। ये देखें आप, 20 से 25 मिनट, मुझे वैसे 25 मिनट लगे थे। 25 मिनट बाद आप केक की शक्ल देखें कि डार्क भी हो गया और ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हुआ है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पतीले में बेक हुआ है। और मैंने इसे ठंडा किया था, अच्छा ख़ासा मैंने इसे ठंडा किया था, उसके बाद मैं इसे काट रही हूँ। तो आपने भी हमेशा जो केक आपका बेक हो जाए, जो भी आप केक बना रहे हैं, स्पंज हो, किसी भी किस्म का कोई भी केक हो, उससे पहले मोल्ड के अंदर रहने दिया करें। मुकम्मल ठंडा होने के बाद उसे काटा करें। यहाँ पर मैं उस छुरी से काट रही हूँ, दंदाने वाली जो छुरी होती है, जो हम केक कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली बेकरीज़ में यूज़ होती है। उससे मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में इस केक को काट लिया है। आप केक का स्पंज देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त स्पंज बना है इसका। और यहाँ पर मेरे पास जिसे आप कह सकते हैं, जो नॉर्मली हम बेकरी से केक लेकर आते हैं, तो उसके नीचे का जो कवर होता है, उसके ऊपर मैंने यूज़ किया। उसके ऊपर मैंने विपिंग क्रीम थोड़ी सी लगाई है, उस पे एक लेयर, एक हिस्सा रखा है मैंने केक का, और उसके ऊपर मैं दूध मैं डाल रही हूँ। ये दूध ना उबला हुआ है ना कच्चा है, यानी जो हमारे पास नॉर्मली जो भी दूध घर में अवेलेबल होता है, उसे मैं डाल रही हूँ चम्मच की मदद से। ये डब्बे वाला दूध है। ये सिर्फ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो स्पंज है वो सॉफ्ट रहे। और अब इसके ऊपर जो मैंने गनाश बनाई थी वो हम उसके अंदर लगाएंगे। जो हमारी लेयर बनाई थी हमने, जिसका मिक्सचर हम ऑलरेडी बना के फ्रिज में रख चुके थे, व्हिपिंग क्रीम और मेल्टेड चॉकलेट से बना हुआ मिक्सचर। अच्छा, इसको निकालने के बाद मैं इसको दोबारा बीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर सर्दियाँ हैं तो ये नॉर्मली आपके काउंटर पर भी अगर आप इसे रखेंगे तो ये जम जाएगी और आपको बीट करना पड़ेगा। और यहाँ जो मौसम है, तो यहाँ नॉर्मली गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ जा रही हैं, तो उस मौसम के हिसाब से मैंने इसे फ्रिज में रखा था, लेकिन फिर भी ये थिक हो गई थी। मैंने उसे सिर्फ बीट किया था, ना मेल्ट, किसी भी किस्म की कोई एडिशन नहीं की, सिर्फ इसे मैंने बीट किया था बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर से। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी की सारी इसे जो मैं लगा रही हूँ केक के ऊपर इस क्रीम को, तो सब मैं नाइफ़ से कर रही हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने यही नाइफ़ यूज़ की थी। केक स्पैचुला मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरीके से मैं लगा रही हूँ जिस तरीके से हम ब्रेड के स्लाइस पर हम बटर लगाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैरी कर लेती हूँ, मुझसे हो जाता है आराम से, मुझे किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होती। और अब दूसरी लेयर लगाने के बाद मैं इस पर दोबारा दूध इस पर डाल रही हूँ। याद रहे, दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही नीम गर्म। ये नॉर्मल दूध है जो हमारे घर डब्बों में आता है। और यहाँ दूध को डालने के बाद दोबारा हम उसकी गनाश की लेयर लगाएंगे, और उसके बाद आखिरी जो केक की लेयर है वो बिछाएंगे। आप क्रीम को देख सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम को कितने अच्छे तरीके से ये बीट हुई है, और जितनी अच्छे तरीके से आप इसे बीट करेंगे रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। नॉर्मली लोग कंप्लेंट्स ये करते हैं कि व्हिपिंग क्रीम सही से बीट नहीं होती, या बीट होने के बाद मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मैं जब भी व्हिपिंग क्रीम मैंने अब तक यूज़ जब भी मुझे करनी पड़ती है, तो मुझे कभी भी आइसिंग की, यानी उसको बर्फ़ का इस्तेमाल मुझे नहीं करना पड़ा, या उसे किसी भी किस्म का मुझे इवन इलेक्ट्रिक बीटर के जो स्टैंड होते हैं उसको भी मुझे ठंडा नहीं करना पड़ा। क्योंकि अगर आपका वे ठीक है बीट करने का, तो नॉर्मली आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है वो आराम से ईज़िली बीट हो जाती है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं केक की फिनिशिंग जितनी अच्छी आप कर सकते हैं उतनी आप कीजिए। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। अब मैं साइड्स को भी इक्वल कर लूँगी, यानी साइड्स को भी सेट कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ कोल्ड क्रीम ले ली थी, व्हिपिंग कोल्ड क्रीम लेकर उसके अंदर मैंने चॉकलेट ले ली थी। हाफ़ कप के करीब या क्वार्टर कप के करीब आप चॉकलेट ले लें। ये डिपेंड करता है आपकी चॉकलेट के ऊपर कि जितनी अच्छी चॉकलेट होगी कलर उतना अच्छा आएगा। तो ये सिर्फ मैंने इसे मिक्स किया है। और व्हिपिंग क्रीम जो है, जो कोल्ड मैंने फ्रिज से निकाली थी, फिर मैंने उसे गर्म किया था। याद रहे कि जो कोल्ड क्रीम है उसे मैंने मेल्ट नहीं किया था, उसे सिर्फ मैंने चूल्हे पे गरम किया था। उबाल मत दीजिएगा उसे, सिर्फ उसे एक बार गरम करना है आपने। जब वो गरम हो जाए तो उसी बोल के अंदर आपने चॉकलेट को डाल देना और चूल्हे पे नहीं रखना उसे, वो खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ मैं केक के ऊपर डाल रही हूँ। मैंने फ्रिज में केक को नहीं रखा सेट करने के बाद, ये डायरेक्ट जो भी प्रोसीजर कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से कर रही हूँ। मैंने अभी तक फ्रिज में केक को नहीं रखा। यहाँ मुझे किसी भी चीज़ को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब हमारी फिनिशिंग हो जाएगी पूरे केक की, फिर उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फुली केक को डेकोर ऐसे किया है कि आपके सामने सारी फिनिशिंग करने के बाद मैंने साइड पर जो बिस्किट्स होते हैं उनको मैंने क्रश करके साइड्स को इक्वल करने के लिए मैंने उसको लगा दिया था। ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रश्ड चॉकलेट लगा दी थी और ऊपर मैंने चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरी को रख दिया था ताकि केक की लुक अच्छी आए। इस केक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इसकी रेसिपी मुश्किल भी नहीं है, आसान है। और जब आप एक बार इसे बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी स्पंज को बनाना। मैं आपको इसे आगे काट कर भी दिखाऊंगी, इसकी तीनों लेयर्स आपको दिखाऊंगी कि कितना मज़े का लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स। यहाँ मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।